मैं इस उत्तर को पोट्सडैम घोषणा की पूर्ण स्वीकृति मानता हूं, जिसमें जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण का स्पष्ट प्रावधान है। अगस्त 1945 में जापान लगभग हार चुका था। जर्मनी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में उसका मुख्य सहयोगी था, अब नहीं रहा। लगातार बमबारी के कारण जापान के कई शहर भी तबाह हो चुके थे। खाने, तेल, हथियार और सेना की दूसरी जरूरतों की आपूर्ति भी कट चुकी थी। पर जापानी सेना के मुख्य नेता हार मानने को अब भी तैयार नहीं थे। वे जापान के द्वीपों के लिए भी लड़ने को तैयार थे, चाहे इसमें कितने ही सैनिक और आम नागरिक क्यों न मर जाएं। यहीं से इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक शुरू हुआ। आखिर जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए वास्तव में किस चीज ने मजबूर किया? क्या वह 2 परमाणु बम थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराए, या फिर सोवियत संघ का अचानक युद्ध में शामिल होना? आज भी इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि परमाणु बम ही मुख्य कारण थे, क्योंकि अमेरिका एक ही बम से जापान के एक शहर को नष्ट कर सकता था। कुछ लोग मानते हैं कि सोवियत संघ का हमला भी एक बड़ा कारण था। यह उस समय हुआ जब जापान को उम्मीद थी कि मॉस्को उसकी अमेरिका और सहयोगियों से समझौते में मदद करेगा। इस बहस को समझने के लिए पहले जानना जरूरी है कि पहला परमाणु बम गिरने से पहले जापान की क्या स्थिति थी। 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और यूरोप में युद्ध खत्म हुआ। लेकिन एशिया प्रशांत में जापान के खिलाफ लड़ाई जारी रही। जापान अब भी चीन, कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों पर काबिज था। हालांकि उसका कब्जा तेजी से घट रहा था। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अहम द्वीप और सैन्य ठिकाने फिर से कब्जे में लिए। अमेरिकी सेनाओं ने इवो जिमा और ओकिनावा भी अपने कब्जे में लिए। ओकिनावा महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जापान के मुख्य द्वीपों के बहुत करीब था। इसे एक बड़े आक्रमण के लिए बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी कारण जापान के नेताओं को पता था कि अब उनके देश पर सीधे आक्रमण किया जा सकता है, इसलिए वे मजबूत रक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों, विमानों, हथियारों और लड़ाई में मददगार आम नागरिकों को इकट्ठा किया। उनकी योजना थी कि जापान पर हमला दुश्मन के लिए जानों के लिहाज से बहुत महंगा पड़े। उन्हें लगा कि अगर कई अमेरिकी सैनिक मारे गए तो शायद अमेरिका कुछ नरम शर्तों वाले समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। जापान के कुछ नेता युद्ध समाप्त करना चाहते थे, लेकिन वे बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे। सरकार में कुछ लोग जानते थे कि उनकी जीत नामुमकिन है। इसमें प्रधानमंत्री कांटारो सुजुकी भी शामिल थे, जो युद्ध के अंतिम महीनों में जापानी सरकार के प्रमुख थे। लेकिन भले ही वो लड़ाई खत्म करने का तरीका ढूंढना चाहते थे, वो दुश्मनों की सारी शर्तें तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं थे। जापान के नेता चाहते थे कि सम्राट हिरोहितो बने रहें, जो देश के प्रतीकात्मक प्रमुख थे। उस समय के कई जापानियों के लिए वो सिर्फ एक साधारण राजा या राजनीतिक नेता नहीं थे। लोगों की उनके प्रति बहुत गहरी इज्जत और निष्ठा थी। इसलिए बिना शर्त आत्मसमर्पण शब्द जापान के लिए एक बड़ी समस्या था। इसका मतलब था कि वे बिना किसी गारंटी के आत्मसमर्पण करेंगे कि सम्राट, सरकार और उनके सैन्य नेताओं के साथ क्या होगा। फैसला लेने में एक और समस्या थी। जापान में सिर्फ एक व्यक्ति ही फैसला नहीं करता था। 6 सबसे शक्तिशाली नेताओं का एक समूह था, जिसे बिग 6 कहा जाता था। इसमें प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, युद्ध मंत्री, नौसेना मंत्री और सेना व नौसेना के सबसे उच्च नेता शामिल थे। यह समूह बटा हुआ था। कुछ लोग शांति का रास्ता ढूंढना चाहते थे, वहीं सैन्य नेता तब तक लड़ाई जारी रखना चाहते थे जब तक दुश्मन बेहतर शर्तें नहीं देता। उनकी बंटवारे के कारण तेज फैसला लेना मुश्किल था। इसी दौरान जापान सोवियत संघ से मदद मांग रहा था। उस समय सोवियत संघ सीधे तौर पर जापान से युद्ध नहीं कर रहा था। टोक्यो को उम्मीद थी कि मॉस्को अमेरिका और ब्रिटेन से बातचीत में मध्यस्थ बन सकता है, लेकिन जापान के नेताओं को नहीं पता था कि सोवियत संघ पहले ही अपने सहयोगियों से समझौता कर चुका था। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन के दौरान सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने वादा किया था कि वो जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होंगे। जर्मनी की हार के कुछ महीनों बाद इसके बदले में सोवियत संघ को उम्मीद थी कि उसे मंचूरिया में अधिक प्रभाव मिलेगा और वह साउथ सखालिन और कुरील द्वीपों पर कब्जा कर लेगा। इसका मतलब है जापान शांति वार्ता में स्टालिन से मदद की उम्मीद कर रहा था, जबकि सोवियत सेना गुपचुप एशिया में उनकी सेनाओं पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। जुलाई 1945 में
बर्लिन के पास पोट्सडैम में प्रमुख मित्र देशों के नेता इकट्ठा हुए। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन मौजूद थे। वहां सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन और ब्रिटेन के नेता भी मौजूद थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक थी कि जापान के खिलाफ युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए। जब ट्रूमन सम्मेलन में थे, तब संयुक्त राज्य अमेरिका से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आया। परमाणु बम का पहला परीक्षण सफल रहा। इसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। ये 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में किया गया था। ये बम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बना, जो अमेरिका का गुप्त और विशाल कार्यक्रम था, जिसमें नया हथियार विकसित हुआ। ये साधारण बम नहीं था। ये परमाणु प्रतिक्रिया का उपयोग करता है ताकि कुछ ही सेकंड में बहुत अधिक ऊर्जा निकल सके। सफल परीक्षण के बाद अमेरिकी सरकार को पता चला कि उसके पास अब तक के सबसे शक्तिशाली बम से भी ताकतवर हथियार है। 24 जुलाई को ट्रूमैन ने स्टालिन से कहा कि अमेरिका के पास असाधारण शक्ति वाला नया हथियार है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी। स्टालिन को पहले ही एटॉमिक प्रोजेक्ट की जानकारी थी, क्योंकि सोवियत खुफिया तंत्र को अंदर से गुप्त सूचना मिल रही थी। 2 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने पोट्सडैम घोषणा जारी की। इसमें जापान को सभी सशस्त्र सेनाएं आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि इनकार पर देश को शीघ्र और पूर्ण विनाश झेलना पड़ेगा। सोवियत संघ ने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह युद्ध में तटस्थ था। इस दस्तावेज के जारी होते ही जापानी नेतृत्व फिर विभाजित हो गया। कुछ लोग सम्राट के भविष्य पर स्पष्टता चाहते थे, जबकि कुछ घोषणा अस्वीकार करना चाहते थे। आखिरकार जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण की मांग को स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री सुजुकी ने एक जापानी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वे इसे अभी नजरअंदाज करेंगे या इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे अस्वीकार माना। इस बीच परमाणु बम तैयार था। 6 अगस्त 1945 की सुबह एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर, जिसे एनोला गे कहा जाता है, उड़ान भरी। इसका लक्ष्य हिरोशिमा था। हिरोशिमा कोई सामान्य शहर नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण सैन्य और संचार केंद्र था। वहां सैन्य मुख्यालय, आपूर्ति केंद्र और कई सैनिक तैनात थे। लेकिन ये एक बड़ा शहर भी था जहां बहुत सारे आम नागरिक रहते थे। सुबह करीब 8:15 बजे एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। ये बम शहर के ऊपर सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर हवा में फटा। सिर्फ कुछ ही सेकंडों में बहुत तेज रोशनी और गर्मी पैदा हो गई। इसके बाद एक आघात तरंग आई, जिसने घरों, इमारतों, स्कूलों, दुकानों और सड़कों को नष्ट कर दिया। विस्फोट के केंद्र के पास मौजूद बहुत से लोग तुरंत मर गए। दूसरों को गंभीर जलन, चोटें और विकिरण का असर हुआ। अनुमान है कि हमले के उसी दिन दसियों हजार लोग मारे गए। अगले हफ्तों, महीनों और वर्षों में और भी ज्यादा लोग अपनी चोटों और विकिरण के प्रभावों के कारण मारे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अनुसार लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए, जबकि केंद्र से लगभग 1 मील के दायरे में लगभग सभी इमारतें नष्ट हो गईं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। जापानी सरकार को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। हिरोशिमा से संचार टूट गया था। शुरुआत में टोक्यो तक बहुत कम स्पष्ट जानकारी पहुंची। सेना ने यह जानने के लिए लोग भेजे कि अचानक पूरा शहर क्यों शांत हो गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने व्यापक तबाही देखी। पता चला कि एक ही बम से इतनी तबाही हुई जैसे बड़ा हवाई हमला हुआ हो। विस्फोट के बाद राष्ट्रपति ट्रूमन ने बताया कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। उन्होंने कहा कि जापान को पोट्सडैम घोषणा से आत्मसमर्पण का मौका मिला था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जापानी सरकार ने इनकार जारी रखा तो और हमले हो सकते हैं। फिर भी हिरोशिमा के नष्ट होने के बाद भी जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके मुख्य नेताओं के बीच अभी भी सहमति नहीं बनी थी। कुछ लोग अब भी मानते थे कि युद्ध जारी रखना चाहिए। जब वे उस हथियार के जवाब पर चर्चा कर रहे थे जिसे वे ठीक से समझ नहीं पाए थे, तभी एक और बड़ा खतरा पास आ रहा था। जिस देश से उन्हें शांति वार्ता में मदद की उम्मीद थी, वही युद्ध में उनके खिलाफ जाने की तैयारी कर रहा था। हिरोशिमा के नष्ट होने के 3 दिन बाद जापान पर एक साथ 2 नए झटके लगे। उनमें से एक था एक और परमाणु बम। दूसरा झटका था सोवियत संघ का युद्ध में प्रवेश करना। 8 अगस्त 1945 को नाओटा के साटो, जो जापान के राजदूत थे, मॉस्को गए
ताकि शांति वार्ता में मदद मांग सकें। लेकिन सोवियत विदेश मंत्री व्याचेस्लाव मोलोटोव ने उन्हें कोई मदद नहीं दी। मोलोटोव ने बताया कि अब सोवियत संघ जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा, जो जापानी सरकार के लिए बड़ा झटका था। सोवियत संघ वो आखिरी देश था जिससे उन्हें अमेरिका से बातचीत में मध्यस्थता की उम्मीद थी, लेकिन उनकी योजना विफल हो गई। जिस मध्यस्थ पर भरोसा था वही अब दुश्मन बन गया। 9 अगस्त तक 10 लाख से ज्यादा सोवियत सैनिकों ने मंचूरिया पर हमला कर दिया, जो तब जापान के नियंत्रण में चीन का बड़ा हिस्सा था। वहीं पर क्वांटुंग सेना तैनात थी, जो जापान की एक बड़ी सेना थी जिसे मंचूरिया में तैनात किया गया था। सोवियत सेना ने एक साथ कई दिशाओं से टैंकों, तोपों, विमानों और तेज पैदल सेना की टुकड़ियों के साथ हमला किया। क्वांटुंग सेना उनकी प्रगति को नहीं रोक पाई। इसके कई सबसे अच्छे सैनिक और उपकरण हमले शुरू होने से पहले ही दूसरी जगह भेज दिए गए थे। इसी वजह से सोवियत सेना ने उनकी रक्षा को जल्दी ही भेज दिया। मंचूरिया जापान के लिए इसलिए अहम था क्योंकि वहां कई सैनिक, सैन्य अड्डे, फैक्ट्रियां, रेल मार्ग और रसद थीं। अगर ये खो गया तो जापान एक बड़ा इलाका और ताकत खो देगा, जिसे वो अभी भी इस्तेमाल कर सकता था। जापानी नेताओं को एक और चीज का डर था। अगर सोवियत सेना आगे बढ़ती रही तो उनकी फौज कोरिया और जापान के उत्तरी हिस्से तक भी पहुंच सकती थी। इसका अर्थ था कि जापान भी जर्मनी की तरह अलग अलग देशों के बीच बांटा जा सकता था और उस पर कब्जा किया जा सकता था। उसी दिन जापान के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। वे फैसले पर अब भी बटे थे। नागरिक नेताओं में शामिल विदेश मंत्री शिगेनोरी टोगो पोट्सडैम घोषणा को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, बशर्ते सम्राट हिरोहितो बने रहें। अधिकतर सैन्य नेताओं की मांगें और कड़ी थीं। वे नहीं चाहते थे कि विदेशी सेनाएं जापान पर कब्जा करें। वे चाहते थे कि जापान खुद ही अपनी सेना को निरस्त्र करे। वे यह भी चाहते थे कि संदिग्ध युद्ध अपराधियों का मुकदमा जापानी अधिकारी ही चलाएं। सीधे कहें तो वे युद्ध खत्म करना चाहते थे, लेकिन दुश्मनों को जापान पर पूरा नियंत्रण नहीं देना चाहते थे। जब वे आपस में सहमत नहीं हो पाए, तभी एक और खबर आई। 9 अगस्त को अमेरिकी 29 बॉम्बर बॉक्सकार ने नागासाकी पर फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया। पहला लक्ष्य कोकुरा होना था, लेकिन वो बादल और धुएं से ढका हुआ था, इसलिए बॉम्बर नागासाकी की ओर चला गया। बम शहर के ऊपर फट गया। अनुमानित 35,000 से 40,000 लोग तुरंत मारे गए। विस्फोट के तुरंत या कुछ समय बाद हजारों लोग घाव, जलन और विकिरण से मारे गए। सिर्फ कुछ ही दिनों में 2 शहर तबाह हो गए। इसी के साथ सोवियत संघ ने मंचूरिया में जापान की सेनाओं पर तेजी से हमला कर दिया। हालात खराब होने के बाद भी मुख्य नेताओं के वोट बराबर थे, इसलिए उन्होंने सम्राट हिरोहितो से निर्णय लेने को कहा। ऐसा बहुत ही कम होता है। आमतौर पर सम्राट इस तरह की बहस में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अब युद्ध समाप्त कर देना चाहिए। उनका मानना था कि अगर ऐसा जारी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा और ज्यादा नागरिक मारे जाएंगे। उन्होंने एक शर्त पर पोट्सडैम घोषणा को स्वीकार करने के लिए सहमति दी कि सम्राट के रूप में उनका पद नहीं छीनी जानी चाहिए। 10 अगस्त को जापान ने यह प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को भेजा। उन्होंने सम्राट की पूरी शक्ति बनाए रखने की कोई सीधी गारंटी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण के बाद सम्राट और जापानी सरकार मित्र देशों के कमांडर के अधिकार में आ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जापान की सरकार कैसी होगी यह जापानी जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा। युद्ध के बाद वास्तव में जो हुआ उसमें हिरोहितो सम्राट बने रहे, लेकिन अब उनके पास सेना और सरकार का नियंत्रण नहीं था। जापान की नई व्यवस्था में उन्हें प्रतीकात्मक नेता बना दिया गया, जबकि कुछ सैन्य अधिकारी आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं कर सके। घोषणा से एक रात पहले कुछ युवा अधिकारियों ने सम्राट का संदेश रोकने की कोशिश की। वे इंपीरियल पैलेस में घुसे और आत्मसमर्पण भाषण की रिकॉर्डिंग खोजने लगे ताकि उसे नष्ट कर युद्ध जारी रख सकें, लेकिन तख्ता पलट नाकाम रहा। 15 अगस्त को पहली बार कई जापानियों ने सम्राट हिरोहितो की आवाज रेडियो पर सुनी। आशा, बस आशा, आशा। उसने सीधे तौर पर समर्पण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन संदेश साफ था। जापान दुश्मनों की शर्तें मानकर
युद्ध खत्म करेगा। 2 सितंबर 1945 को जापान के प्रतिनिधियों ने टोक्यो खाड़ी में यूएसएस मिसौरी जहाज पर औपचारिक आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यही द्वितीय विश्व युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हुआ। लेकिन सवाल है कि अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल क्यों किया? अमेरिकी सरकार की मुख्य व्याख्या सीधी थी। वे युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते थे और जापान पर एक बहुत बड़े आक्रमण से बचना चाहते थे। परमाणु बम तैयार होने से पहले ही अमेरिकी सेना जापान के मुख्य द्वीपों पर हमला करने की योजना बना रही थी। इस पूरे प्लान को ऑपरेशन डाउनफॉल कहा गया। इसमें 2 बड़े हिस्से थे। पहला था ऑपरेशन ओलंपिक। योजना थी कि नवंबर 1945 में सहयोगी सेनाएं क्यूशू के दक्षिणी द्वीप पर उतरें। अगर वे वहां बेस बना लेते तो अगला कदम होता ऑपरेशन कोरोनेट। यह 1946 में टोक्यो के पास बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना थी। जापान को आक्रमण का अंदेशा था, इसलिए उसने केत्सुगो नामक अपनी रक्षा योजना बनाई। जापानी कमांडर जानते थे कि अमेरिका को पूरी तरह हराना मुश्किल है, इसलिए वे आक्रमण को अधिक कठिन और रक्तपातपूर्ण बनाना चाहते थे। वे कई सैनिक, हवाई जहाज, आत्मघाती विमान और नागरिक पर्यवेक्षक तैनात करेंगे ताकि मित्र देशों की सेनाओं के उतरने की जगहों की रक्षा हो सके। उन्हें उम्मीद थी कि अगर अमेरिका को ज्यादा हताहत होने पड़े तो वह जापान के लिए बेहतर शर्तों पर समझौता करेगा। अमेरिका को इस योजना से डरने का कारण था इवो जिमा और ओकिनावा में अमेरिकी सेनाओं ने देखा कि जापानी सेना कितनी जबरदस्त लड़ाई लड़ती है, भले ही ये साफ था कि वे हारने वाले हैं। सिर्फ ओकिनावा में ही 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए या लापता हो गए और दसियों हजार घायल हुए। जापान में भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जिनमें आम नागरिक शामिल थे। जापान पर आक्रमण में कितने लोग मरेंगे, इसका कोई एक पक्का आंकड़ा नहीं था। अनुमान अलग अलग थे, क्योंकि योजनाकारों को यह नहीं पता था कि लड़ाई कितने समय तक चलेगी, असली रक्षा कितनी मजबूत होगी और कितने आम नागरिक शामिल होंगे। कुछ अनुमान कम थे। कुछ अनुमानों के अनुसार लंबी कार्रवाई में 1 लाख अमेरिकी सैनिक मारे या घायल हो सकते थे, इसलिए फैसले में सिर्फ सटीक संख्या ही मायने नहीं रखती थी। अमेरिकी नेताओं को भरोसा था कि आक्रमण बेहद खून खराबा वाला होगा। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के लिए परमाणु बम युद्ध को खत्म करने का एक तरीका था, इससे पहले कि आक्रमण शुरू करना पड़े। जनता की तरफ से भी दबाव था। कई सालों तक युद्ध के बाद अमेरिका थक चुका था। परिवार चाहते थे कि उनके सैनिक घर लौट आएं, लेकिन वे जापान के साथ नरम समझौता नहीं करना चाहते थे। पर्ल हार्बर और प्रशांत में लंबे संघर्ष के बाद मुख्य व्याख्या का समर्थन करने वाले इतिहासकार मानते हैं कि बमों का उपयोग जापान को तुरंत आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने और दोनों पक्षों में और अधिक हताहतों से बचने के लिए किया गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये अकेला कारण नहीं था। उनके लिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के आफ्टर की अगली समस्या यानी सोवियत संघ के बारे में सोच रहा था। सफल परमाणु परीक्षण से पहले अमेरिका अभी भी जापान के खिलाफ सोवियत सेनाओं की मदद चाहता था। जब ट्रूमैन को पता चला कि नया हथियार काम करता है तो उसे स्टालिन की मदद कम जरूरी लगी। अगर जापान उस समय आत्मसमर्पण कर देता जब सोवियत संघ ने एशिया का बड़ा हिस्सा नहीं लिया था, तो युद्ध के बाद मास्को का प्रभाव कम हो जाता। इसी वजह से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि परमाणु बम सिर्फ जापान के खिलाफ हथियार नहीं था, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तरीका था जिससे उसने सोवियत संघ को अपनी शक्ति दिखाई। ये कहना काफी नहीं कि बम का प्रयोग सिर्फ मास्को को डराने को था, क्योंकि तब युद्ध जारी था और जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। अमेरिकी सेना आक्रमण की योजना बना रही थी और अमेरिका को यह यकीन नहीं था कि एक परमाणु बम जापानी नेतृत्व को मजबूर करेगा। इसलिए असली कारण और भी जटिल है। अमेरिका चाहता था कि युद्ध तुरंत खत्म हो जाए। वह आक्रमण से बचना चाहता था और इसी के साथ वो ये भी सोच रहा था कि जब जापान पूरी तरह हार जाएगा तो एशिया में किसके पास शक्ति होगी। लेकिन आत्मसमर्पण का मुख्य कारण जानने के लिए सिर्फ अमेरिका के विचार देखना काफी नहीं है। हमें देखना होगा कि जापान के नेताओं को सबसे ज्यादा किस चीज का डर था, एटॉमिक बम, सोवियत आक्रमण या दोनों खतरों का एक साथ आना जिन्हें वे अब रोक नहीं सकते थे। यहीं पर बहस और भी तेज हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटॉमिक बम का इस्तेमाल इतनी जल्दी क्यों किया जब सोवियत संघ भी युद्ध में शामिल होने ही वाला था। कुछ इतिहासकार मानते हैं
कि राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन चाहते थे कि युद्ध सोवियत संघ को एशिया में अधिक नियंत्रण मिलने से पहले खत्म हो जाए। शुरुआत में अमेरिका को सोवियत सैन्य सहायता बहुत जरूरी थी, लेकिन जब पहली परमाणु बम परीक्षण सफल हो गई तो ट्रूमैन के पास जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने का एक और तरीका आ गया। अमेरिकी सरकार को सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन की बढ़ती ताकत से भी डर लग रहा था। जर्मनी को हराने के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। अमेरिका को चिंता थी कि एशिया में भी ऐसा हो सकता है। अगर सोवियत सेना मंचूरिया, कोरिया और जापान के द्वीपों में गहराई तक प्रवेश कर लेती तो वो इस क्षेत्र पर कब्जा करने और शासन करने में अपना हिस्सा मान सकती थी। इसलिए कुछ इतिहासकारों के अनुसार परमाणु बम का संदेश सिर्फ जापान को ही नहीं भेजा गया था। इससे सोवियत संघ को पता चला कि अमेरिका के पास नया हथियार है जिसे तब टक्कर देना संभव नहीं था। लेकिन सभी इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि परमाणु बम का मुख्य मकसद सिर्फ सोवियत संघ को डराना था। युद्ध अभी भी जारी था। जापान ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया था और दोनों पक्ष संभावित आक्रमण के लिए तैयारी कर रहे थे। पॉट्सडैम घोषणा को लेकर भी बहस है। परमाणु बम गिराने से पहले कुछ अमेरिकी अधिकारी चाहते थे कि जापान को साफ साफ बता दिया जाए कि आत्मसमर्पण के बाद भी सम्राट बने रह सकते हैं। वे जानते थे कि सम्राट हिरोहितो जापानी जनता और सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बात घोषणा में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं की गई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर अमेरिका ने तुरंत यह आश्वासन दे दिया होता कि सम्राट बने रहेंगे तो जापान शायद पहले ही आत्मसमर्पण कर देता, लेकिन दूसरे इतिहासकारों के अनुसार इसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं थी। यह जापानी सेना सोच सकती थी कि अमेरिका कमजोर पड़ रहा है और वे और भी अधिक शर्तें मांग सकते हैं। अगस्त की घटनाओं से पहले जापान के कट्टर सैन्य नेताओं ने आत्मसमर्पण के कोई संकेत नहीं दिए, जबकि कई शहर तबाह थे और आपूर्ति भी कम थी और नौसैनिक नाकाबंदी भी सख्त थी। फिर भी वे लड़ाई जारी रखना चाहते थे। तो हम वापस आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर क्या था जिसने जापान का मन बदल दिया? बहस के एक पक्ष के लिए परमाणु बम सबसे बड़ा कारण थे। हिरोशिमा और नागासाकी ने दिखा दिया कि अमेरिका सिर्फ एक बम से पूरे शहर को तबाह कर सकता है। जापानी नेताओं को नहीं पता था कि अमेरिका के पास कितने बम हैं। उन्हें लग सकता था कि अगला निशाना टोक्यो या कोई बड़ा शहर हो सकता है। उन्हें पता था कि उनके पास ऐसे हथियारों से बचाव नहीं है। चाहे वे केत्सुगो रक्षा योजना जारी रखें, अमेरिका उनके शहरों पर आक्रमण से पहले ही बमबारी कर सकता है। सम्राट हिरोहितो के संदेश में भी ये स्पष्ट था कि असाधारण शक्ति वाले नए बम ने उनके निर्णय में बड़ी भूमिका निभाई। वो किसी और शहर के नष्ट होने और पूरे देश के पूरी तरह से तबाह होने से बचना चाहते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सोवियत संघ के युद्ध में आने का असर ज्यादा था, क्योंकि जापान मास्को को मध्यस्थ बनाना चाहता था। उनकी योजना थी बिना शर्त आत्मसमर्पण के बजाय कम कठोर शांति समझौता मांगना। जब सोवियत संघ ने युद्ध की घोषणा की तो वह उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई। अब मास्को मध्यस्थ नहीं बन सकता था, क्योंकि वह अब दुश्मन बन चुका था। जापानी नेताओं के लिए यह संभावना और भी डरावनी थी कि सोवियत सेना खुद जापान के द्वीपों में घुस सकती है। अगर ऐसा हुआ तो देश को जर्मनी की तरह बांटा जा सकता है, कम्युनिज्म भी फैल सकता है और सम्राट तथा उनका परिवार पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इन इतिहासकारों के अनुसार जापानी सेना ये सहन कर सकती थी, शहरों का विनाश भी, क्योंकि पहले ही कई शहर साधारण बमबारी में तबाह हो चुके थे। मार्च 1945 में अमेरिकी बमवर्षकों ने टोक्यो का बड़ा हिस्सा जला दिया था। सिर्फ एक रात में ही दसियों हजार लोग मारे गए थे। इसलिए भले ही परमाणु बम ज्यादा शक्तिशाली था, पर जापानी नेताओं के लिए भारी विनाश और नागरिक मौतें नई नहीं थीं। सोवियत आक्रमण ने उनकी बची हुई सैन्य और राजनीतिक योजना को नष्ट कर दिया। अब कोई मध्यस्थ नहीं बचा था। उत्तर से एक और बड़ी सेना हमला कर रही थी और अब उनके देश पर दो अलग अलग महाशक्तियों के कब्जे का खतरा मंडरा रहा था। ये कहना भी मुश्किल है कि परमाणु बमों का कोई बड़ा असर नहीं था। हिरोशिमा के बाद जो नेता समर्पण करना चाहते थे, उनके पास ये कहने का कारण था कि जापान को जो हार मिली है वो कोई साधारण हार नहीं थी। उन्हें ऐसे हथियार से हराया गया जिसे उनका देश न बना सका न रोक सका। इससे सेना को समर्पण स्वीकार करने में मदद मिली, बिना यह सीधे कहे कि वे केवल एक साधारण लड़ाई में हारे हैं। सीधे कहें तो दोनों घटनाओं का प्रभाव अलग हो सकता था,
सोवियत आक्रमण ने जापान की अंतिम रणनीति खत्म कर दी। इस बीच परमाणु बमों ने युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए एक स्पष्ट और डरावना कारण दिया। ये सवाल भी है कि क्या युद्ध को समाप्त करने का कोई और तरीका था जिसमें परमाणु बमों का इस्तेमाल न किया गया हो। अमेरिका समुद्री नाकाबंदी और सामान्य बमबारी जारी रख सकता था, लेकिन यह कोई शांतिपूर्ण विकल्प नहीं था। कई जापानी नागरिक भूख, आग, बीमारी और लगातार हवाई हमलों में मारे जा सकते थे। चीन, कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया और जापान के कब्जे वाले क्षेत्रों में हत्याएं जारी रह सकती थीं। अमेरिका भी शायद सोवियत आक्रमण के पूरे प्रभाव का इंतजार करता, लेकिन खतरा था कि एशिया में सोवियत संघ का नियंत्रण बढ़ता और जापान पूरी तरह विभाजित हो जाता। अगर वे तरीके न काम करते तो आखिरी विकल्प मित्र देशों का आक्रमण था, जिससे दोनों पक्षों में भारी हताहत होने की आशंका थी। इसलिए ऐसा कोई आसान जवाब नहीं है जो कह सके कि सिर्फ एक ही घटना ने युद्ध को समाप्त किया। उस समय के नेताओं के दस्तावेज और बयान भी अलग अलग थे। कुछ ने कहा उन्हें परमाणु बम से ज्यादा डर लगा, जबकि कुछ ने सोवियत आक्रमण को बड़ा झटका बताया। युद्ध के बाद कुछ नेताओं ने अपने किए गए कार्यों का बचाव करने या जिम्मेदारी से बचने के लिए भी संस्मरण लिखे। ये स्पष्ट है कि केवल हिरोशिमा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। स्थिति तब बदल गई जब लगभग एक साथ सोवियत युद्ध की घोषणा और दूसरा परमाणु बम आया। इसके बाद सम्राट हिरोहितो ने सीधे हस्तक्षेप किया और युद्ध समाप्त करने का निर्णय लिया। नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार कुछ जापानी नेताओं ने परमाणु बम और सोवियत युद्ध की घोषणा को संयुक्त कारण के रूप में देखा, जिसने आत्मसमर्पण को आसान बनाया। इसलिए सवाल सिर्फ परमाणु बम या सोवियत आक्रमण नहीं है। असल सवाल है कि इन दोनों घटनाओं ने मिलकर जापान की बची उम्मीदें कैसे तोड़ दी। परमाणु बम ने दिखा दिया कि उनके शहरों को मिटाया जा सकता है। सोवियत आक्रमण से पता चला कि अब ना तो कोई ऐसा देश बचा था जो बीच बचाव कर सके, ना ही भागने के लिए कोई सुरक्षित दिशा। अगस्त 1945 में जापान के लिए सिर्फ एक दरवाजा ही बंद नहीं हुआ था, सभी दरवाजे बंद हो गए और 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन एक बहस शुरू हो गई जो आज तक जीवित है।